गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11 का आपका जो ग्रामर का टॉपिक है पैसिव वॉइस, उसको लर्न कर रहे हैं। जिस टॉपिक में आपको पता है in previous video we have completed this topic कि पिछले वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है। हमने इसको 3 सेगमेंट्स में 3 पार्ट्स में पढ़ा, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड देन इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो उन्हीं सेंटेंसेस पर बेस्ड ये 10 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज जो है हम आज लगाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप पहले से इसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसको आपके सामने हल करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और इससे आप मैच भी कर लें कि हमने जो सेंटेंस किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है ना। उम्मीद तो ये है कि अगर आपने धैर्य के साथ सभी वीडियोज़ इस पैसिव कंस्ट्रक्शन के देखे हैं तो निश्चित रूप से एक भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। सेंटेंस है काइंडली मार्क मी प्रेजेंट। काइंडली मार्क मी प्रेजेंट। तो प्लीज से सेंटेंस शुरू होता है, काइंडली से शुरू होता है या फिर वर्ब की किसी भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या फिर सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है। ऐसे सभी सेंटेंस जो हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और काइंडली और प्लीज वाला रूल जो है पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। मैंने कहा कि जब भी किसी सेंटेंस के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली शब्द आए तो आप इस शब्द को हटा करके सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। याद होगा, इन शब्दों को हटाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर एडवाइस का अभाव होता है, सलाह का, तो लिखते हैं यू आर एडवाइज्ड टू। आदेश का अभाव तो यू आर ऑर्डर्ड टू। तो यहाँ पे और एडवाइस आने पर, ऑर्डर आने पर कोई भी शब्द नहीं होता है जिससे पता चले, बल्कि हमें सेंटेंस के उस भाव को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो काइंडली और प्लीज आता ही है, इससे पता चलता है निवेदन है। तो इन्हीं शब्दों को आप हटाएंगे और सबसे पहले लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ये पैसिव हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड। आपसे निवेदन किया जाता है तो क्या है, टू के बाद लिख दिया मार्क, टू मार्क मी प्रेजेंट। तो सेंटेंस बनके तैयार हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू मार्क मी प्रेजेंट। ठीक है ना। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों का ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हुआ होगा और आसान भी था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड दी बर्थडे। वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड दी बर्थडे। किस प्रकार से सेंटेंस को हम करेंगे, पहले तो आप इसको लगाने का प्रयास करें, उसके बाद बताते हैं कि इसे किस प्रकार से किया जाएगा। पहले आप लगाने का प्रयास करें, वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड दी बर्थडे। आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेटेड वर्ब है। और मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो वर्ब के बाद देख लो, वर्ब को पहचान लो, वर्ब के बाद आने वाला जो भी वर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव करेंगे, आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है उसी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दी बर्थडे। दी बर्थडे। अब देखना ये हैव आया है, ये हैव आया है, इसका तात्पर्य यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन आता है। और बर्थडे आपका सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। क्या आएगा बच्चों, हैज बीन आएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो हो जाती हैं, जैसे हैज बीन दो हैं, तो आप क्या करेंगे कि नॉट का प्रयोग पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देंगे तो हो जाएगा हैज नॉट बीन।
इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे जो कि पहले से दे रखी है। तो हो जाएगा द बर्थडे हैज नॉट बीन सेलिब्रेटेड, प्रीपोजिशन लगाओगे बाय और बी का कर दोगे अस। द बर्थडे हैज नॉट बीन सेलिब्रेटेड बाय अस। उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। डू नॉट ओपन द डोर इन रेनी सीजन, डू नॉट ओपन द डोर इन रेनी सीजन। अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए, काइंडली या प्लीज से शुरू हो जाए, डू नॉट से शुरू हो जाए, तो इसका तात्पर्य वो सभी आपके सेंटेंस कैसे हैं, इम्परेटिव है। तो ये भी आपका जो सेंटेंस देखा वो कैसा है, इम्परेटिव। इस सेंटेंस को करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो डू को हटा देते हैं और हमें किसका प्रयोग करना होता है आपको पता है, लेट का। किसका प्रयोग करेंगे, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए तो भी लेट से बनाएंगे, सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो जाए तो भी लेट से बनाएंगे। लेट के बाद आप चाहो तो पहले नॉट का प्रयोग कर दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, डू नॉट ओपन द डोर इन रेनी सीजन, तो आप ये नहीं सोचा कि आपका रेनी सीजन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओपन के बाद शब्द जो आया वर्ब है, वर्ब के बाद जो शब्द आया वो क्या है, डोर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, द डोर। तो हो जाएगा लेट नॉट द डोर, लेट नॉट दी डोर। उसके बाद यहां पे लगाओगे बी, ओपन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे तो हो जाएगा लेट नॉट दी डोर बी ओपन। अब क्या बचा, इन रेनी सीजन। कुछ बच्चों ने ऐसे भी बनाया होगा कि नॉट को उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के बाद रखा, तो सेंटेंस हो जाएगा लेट दी डोर फिर रखा नॉट बी ओपन इन रेनी सीजन। दोनों तरीके से सेंटेंस है ये। आप मतलब नॉट के और ऑब्जेक्ट के जो प्लेस हैं, जो स्थान है, उनको आप चेंज कर सकते हैं। आप पहले ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, बाद में नॉट को लिख सकते हैं, या फिर आप नॉट को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है नोबडी कैन डू इट, नोबडी कैन डू इट। ये कैन जो है आपका एक मॉडल है और आपको पता है कि मॉडल का जो नियम मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो इसका जब पैसिव बनाओगे तो मॉडल प्लस बी और प्लस वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना होता है। तो नोबडी कैन डू इट, डू जो है आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद आने वाला शब्द आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो, इसका क्या हो जाएगा, इट। मॉडल है तो मॉडल में चेंज नहीं होगा तो कैन का क्या कर देंगे, कैन। देखो ध्यान होगा आपको, मैंने कहा था जब किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नोबडी आ जाए, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूं, नोबडी आ जाए, इसके बाद आपका नंदी आ जाए या नो वन आ जाए, तो इनमें आपको क्या करना है कि जो नो लग के आ रहा है ना, इस नो को यहां से हटा के आपको यहाँ नोट करना है। तो हो जाएगा कैन के बाद हो गया नॉट। अब देखो रूल अभी पूरा नहीं हुआ, कैन तो लगाए लेकिन कैन के साथ कुछ और भी जोड़ना है। वो क्या है आपका, क्या जोड़ना है, मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, बी। तो अब चूंकि मैंने आपको देखो यहां भी बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज बीन था लेकिन हैज बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। मतलब जब भी दो हेल्पिंग वर्ब है, कैन बी दो है तो बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। नॉट का प्रयोग तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो हो जाएगा इट कैन नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा डन, इट कैन नॉट बी डन, प्रीपोजिशन बाय। अब नो तो यहां से हट गया, केवल बडी लिख सकते हो या फिर एनीबडी लिख सकते हो, बाय एनीबडी। तो हो जाएगा इट कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी, या फिर केवल कर सकते हो इट कैन नॉट बी डन और यहीं पे लगा सकते हो फुल स्टॉप। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हुआ। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर। आप यहां से इसे पकड़ सकते हैं कि हु आ गया है सबसे पहले, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है सही पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका जो पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी WH वर्ड होता है उसको तो सबसे पहले लिख दो, हु। अब देखना हु इज नॉकिंग, हु इज नॉकिंग यानी इज एमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, इसका तात्पर्य हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस
जो है उसकी जब भी आप पैसिव बदलेंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, लेकिन किसके अनुसार करेंगे? द डोर के अनुसार। तो डोर आपका कैसा है? सिंगुलर है। अब एक चीज आपको देखनी है कि एक सबसे पहले तो क्या लगाएंगे? इज। ऐसा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग ऐसा नहीं लगाएंगे, बीच में सब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा हु इज द डोर। अब लगा देंगे बीइंग, तो क्या हु इज द डोर बीइंग। नॉक की थर्ड फॉर्म क्या है? नॉक्ड। प्रीपोजिशन क्या है? बाय। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्या हु इज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय। हु इज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय। हु इज द नॉकिंग द डोर का हो गया हु इज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय। या एक तरीका और था विद्यार्थियों कि ये बाय जो यहाँ पे आया है, इस बाय को आप सबसे पहले लिख देते तो हु को क्या करना पड़ता? हुम करना पड़ता। बाय हुम हो जाता। टेंस आपका वही है तो और सब्जेक्ट भी डोर बनता तो इजी लगता। तो जब बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड, तो आपका फुल स्टॉप कहाँ पे आ जाता? नॉक्ड के बाद। ओके। आर यू नॉट प्रिपेयरिंग दी टी। आर यू नॉट प्रिपेयरिंग, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका तात्पर्य आपका ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा भी बताया मैंने, या तो इज बीइंग लगता है, या एम बीइंग, या आर बीइंग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है कि पहली सहायक क्रिया के बाद तो आप सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब टी आपका सिंगुलर है तो पहले क्या, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपकी भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहाँ डब्ल्यू एस बढ़ता तो सबसे पहले आपका डब्ल्यू एस वर्ड आ गया था। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इज दी टी। इज दी टी। अब वैसे तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो बन गया उसके बाद बीइंग लगा दो, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, मैंने कई बार नोट करके लिखवाया हुआ है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का प्रयोग केवल सब्जेक्ट के बाद होता है। जो यहाँ भी यू के बाद आया है और टी के बाद भी आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। तो बीइंग को थोड़ा और पीछे कर देंगे तो हो गया इज द टी नॉट बीइंग प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। is the tea not being prepared by preposition by। और यू का ऑब्जेक्ट आपका यू और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। is the tea not being prepared by you। he is going to read newspaper। देखो मैंने बताया था ना, इज एम आर के साथ गोइंग प्लस टू की वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव बनाते में टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो आप किससे करेंगे? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सब्जेक्ट बना दिया, तो हो गया न्यूज़पेपर। अब देखो ही के अनुसार भी इज आया है, न्यूज़पेपर के अनुसार भी इज ही आएगा, सिंगुलर है। गोइंग को लिखना ही है, नियम आप देख सकते हैं वहां पे। गोइंग में कोई चेंज नहीं करते हम। चेंज किसमें करेंगे? टू के बाद। टू के बाद लगाएंगे बी, वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो हो गया न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी रीड बाय। ही का क्या हो जाएगा? हिम। न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी रीड बाय हिम। ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई। अगर यहाँ आई होता तो एम करना पड़ता, प्लूरल होता तो आर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर इज कर दिया। गोइंग को भी लिखेंगे, टू के बाद भी लगाएंगे, बल्कि थर्ड फॉर्म कर दीजिए। थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट भी रीड, स्पेलिंग सेम ही रहती है। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम हो गया। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम है और एक स्टोरी है। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से आप इसको कर सकते हैं। तो हम पहले किससे बनाएंगे इसको? हिम से। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वॉज या वर। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? वॉज। ही वॉज टोल्ड। ही वॉज टोल्ड, क्योंकि टोल्ड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होती है। ही वॉज टोल्ड, देखो हिम का ही हो गया, वॉज टोल्ड। अब क्या बचा यहाँ पे? अ स्टोरी। प्रीपोजिशन क्या आएगी? बाय। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो हो गया ही वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। या फिर इसको हम चाहें तो निर्जीव कर्म, दो कर्म है ना, सजीव कर्म निर्जीव कर्म। तो हमने पहले इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म से बनाया, अब इसे निर्जीव कर्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया अ स्टोरी। अ स्टोरी
टेंस अभी भी आपका वही है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वरी लगेगा, तो स्टोरी के अनुसार भी लगेगा वॉज। टोल्ड की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो टोल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, टोल्ड। अब इसमें बस थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी निर्जीव कर्म से बनाते हैं और सजीव कर्म को जोड़ेंगे तो आप प्रीपोजिशन एक जोड़ देंगे, टू, हिम को जोड़ेंगे हिम, प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। तो हो जाएगा a story was told to him by me, या he was told a story by me, या a story was told to him by me। दोनों तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा, आप किसी भी एक तरीके से इसको कर सकते हैं। कैन यू हैव टेकन दी फूड, तो देखो यहाँ पे ये मॉडल है, तो यहाँ पे कैन का कैन ही रहेगा, कैन का क्या रहेगा, कैन। मैंने कहा कैन हैव आया है, कैन के साथ हैव आया, लेकिन मैंने कहा जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो बीच में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। मैंने कहा था जब भी किसी मॉडल के साथ हैव आता है तो प्रीपोजिशन बनाते समय हैव के बाद बीन का प्रयोग करना है, तो कैन हैव बीन हो जाएगा। होगा किस प्रकार से, पहले तो लगा दिया कैन, अब कैन के बाद आप क्या लगाओगे, अपना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फूड है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कैन द फूड हैव, और हैव के बाद क्या लगाओगे, बीन, तो क्या कैन द फूड हैव बीन टेकन, प्रीपोजिशन लगेगा बाय, और यू का आपका क्या हो जाएगा, यू का कर्म क्या हो जाएगा, यू, तो कैन द फूड हैव बीन टेकन बाय यू। ठीक है ना। अगर बच्चों यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना पड़ता तो कहां पे करते आप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहां पे करते, सब्जेक्ट के बाद, तो फूड के बाद यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाता, नॉट का। पीपल से दैट गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ये सेंटेंस आपको मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बताया था। इसको करने के लिए आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था इसके दो पार्ट होंगे, दैट के पहले वाला पार्ट और दैट के बाद वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो पहले वाला पार्ट है ये पैसिव केवल इसी का बनाना होता है, से सेंटेंस तो हमें केवल जोड़ना है। और एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा इसको तो हटाओगे और इसके स्थान पे हमेशा ही किसका प्रयोग करोगे, इट का। अब पैसिव मुख्य रूप से इसका करना है, से, आप पहचानना, ये जो से लिखा है, से का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो तात्पर्य प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी उसका पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब, आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एज लगेगी, आई के साथ एम लगेगी, प्लूरल में आर लगेगी, इट आपका सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करोगे इज का, और से की थर्ड फॉर्म कर दोगे से, सैड, सैड, थर्ड फॉर्म क्या, सैड, इट इज सैड। उसके बाद ये जो आपका कनेक्टिव है इसको जोड़ोगे, दैट, और आगे आने वाला पूरा सेंटेंस जो है इसी के साथ आगे, तो हो जाएगा गांधी जी इज कॉल्ड दी फादर ऑफ नेशन। ठीक है ना। तो ये हमने 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज लगाई है, उम्मीद है कि आपने निश्चित रूप से 10 के 10 सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट कर दिए होंगे। ठीक है, और आपको ये बेहतर तरीके से पूरा ही टॉपिक जो है समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही धैर्य के साथ छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरे ही पैसिव वॉइस के इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है, और आज इसकी एक्सरसाइज हमने देख लिया। ठीक है ना। तो अब हम आगे जो है इसका एक और अब अगला जो ग्रामर का कोई जो आपका टॉपिक है उसको हम लेंगे। तो तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि इनकी और भी कुछ सेंटेंस की एक्सरसाइज आप करते रहें, क्योंकि आप जब इसके टच में बने रहेंगे निश्चित रूप से आपको ये रूल्स जो है अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।